हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक 2022 में जो पूछा गया था उसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो 2022 में जो आपका प्रश्न पूछा गया था, आज मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। रासायनिक अभिक्रिया, आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, निम्न प्रकार से होती है। तो ये अभिक्रिया जो आपका, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण किसके बराबर होगा? तो इसका जो आपका वेग समीकरण होगा वो होगा आपका रेट बराबर K इंटू O3 होल टू द पावर 2 इंटू O2 होल टू द पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो यानी कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए आपका ताप गुणक जो है वो आपका इनमें से किसके बीच रहता है? तो वो आपका जो ताप गुणक होता है वो आपका 2 और 3 के बीच रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? लायोफिलिक कोलाइड जो आपका नहीं होगा वो होगा आपका कुहासा, यानी कि कुहासा जो है वो आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, गोंद और खून ये सभी आपका लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल है, लेकिन कुहासा जो है वो आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार जो है वो आपका होता है 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च के जल अपघटन में जो आपका एंजाइम का उपयोग होता है वो होता है आपका डायस्टेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग हमारा रासायनिक अधिशोषण की दर डैश होती है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर जो है वो आपका दाब बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है वो आपका कौन है? तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में जो रहता है वो आपका 10% एसिटिक अम्ल रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, ये जो आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन के साथ CH3, 3 CH3 और एक NH2 जुड़ा हुआ है, तो यह आपका जो है किस प्रकार का एमीन है? यानी कि प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है या फिर टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी लवण है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एमीन, यानी कि यह जो आपके पास एक संरचना दिया हुआ है यह आपका एक। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन सा है? तो जलीय घोल में जो सबसे सबल भस्म होगा वो आपका C6H5NH2 होता है, यानी कि इन सभी में से C6H5NH2 जो है वो जलीय घोल में आपका सबसे अधिक सबल भस्म होता है। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा, C3H9 सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? यानी कि यह जो आपके पास एक सूत्र दिया हुआ है यह किसको व्यक्त करता है? यह जो आपका व्यक्त करता है वो प्राइमरी एमीन को भी करता है, सेकेंडरी एमीन को भी, टर्शियरी एमीन, यानी कि इनमें से सभी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, यानी कि इनमें से किसको आप अपकृत कीजिएगा तो आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बिल एमीन, यानी कि कार्बाइल एमीन का जो आप
अवकृत करने पर आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। तो गन्ने की चीनी से जल अपघटन कराने पर जो आपका मिलता है वो आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। यानी कि जब आप चीनी का जलीय अपघटन कराइएगा तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है वो आपका एक प्रोटीन होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 15, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की जो संख्या होती है वो होती है आपका 3। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो एक अष्टफलक का जो रिक्ति होता है वो आपका 6। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा वो होगा आपका शॉर्टकी इफेक्ट। यानी कि शॉर्टकी इफेक्ट के कारण जो है, यानी कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टकी इफेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से जो फेरोचुंबकीय पदार्थ होगा वो होगा आपका Fe3O4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यानी कि इनमें से कौन विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का एक उदाहरण है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन है वो आपका विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है, जबकि घनत्व, द्रव्यमान और ताप ये सभी अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुली के मोलों की संख्या को कहते हैं। यानी कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुली के मोल की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं, मोललिटी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। यानी कि इस घोल को जो कहते हैं हम लोग उसे एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। यानी कि वह घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह जो व्यवहार करता है वो आपका SO2 जो है वो आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SO2। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। तो इनमें से जो आपका रंगीन होता है वो होता है आपका NO2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो संक्रमण तत्व का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका N-1 × D 1 to 10 NS0 1 या 2 इसके बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर होता है। N-1 × D जो आपका वो 1 से 10 तक वेरी करता है, उसके बाद NS0 1 या 2 के बराबर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम MnSO4 में। यानी कि MnSO4 में जो आपका वो Mn की न्यूनतम सबसे कम संख्या होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड जो आपका नहीं होगा वो होगा आपका टर्बियम। यानी कि टर्बियम जो है वो आपका एक एक्टिनाइड नहीं है, जबकि कैलिफोर्नियम, यूरेनियम और क्यूरियम ये सभी आपका एक्टिनाइड है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टर्बियम।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन है? तो इनमें से जो आपका आयन रंगीन होगा वो होगा आपका Cu+, यानी कि Cu+ जो वो आपका रंगीन होता है, जबकि CO2+, Na2+ और Fe3+ ये सभी आपका रंगीन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आयन जो होगा वो होगा आपका Sc3+, यानी कि Sc3 जो स्कैंडियम 3+ जो है वो आपका प्रतिचुंबकीय आयन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारा विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है आपका वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक जो होगा वो आपका उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन में योगशील बहुलक होता है, यानी कि उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन है उसमें आपका योगशील बहुलक होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? तो F2C और CF बराबर CF2 जो है वो आपका एकलक जो होगा वो आपका टेफ्लॉन का एकलक होता है, यानी कि F2C बराबर CF2 जो है वो आपका टेफ्लॉन का एक एकलक है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, क्लोरोक्वीन है एक। तो क्लोरोक्वीन जो है वो आपका एंटीमैलेरियल होता है, यानी कि क्लोरोक्वीन जो है वो आपका एक सी जो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो नहीं होगा वो आपका पेनिसिलिन होता है, यानी कि पेनिसिलिन जो है वो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? तो गैमेक्सिन जो होगा वो आपका हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो आपका गैमेक्सिन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक अवनमन जो आपका अधिकतम होगा वो होगा आपका K2SO4 का, यानी कि K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए K2SO4। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारा, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 फैराडे के बराबर जो होता है वो आपका 96,500 कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी कि जब लेड संचय सेल को आप चार्ज कीजिएगा तो उसमें आपका क्या परिवर्तन आएगा? तो उसमें जो आपका परिवर्तन आएगा वो होगा आपका H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी कि लेड संचय सेल को यदि आप लोग चार्ज करते हैं तो उसमें H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। सेल, ये जो आपके पास एक सेल दिया हुआ है कि विद्युत वाहक बल का मान है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो होगा आपका 0.04 वोल्ट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है वो आपका ईंधन सेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर आपका जो है वो होगा समय के साथ आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा,
तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए और सी और डी ये सभी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तो उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका एसिटल्डिहाइड बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 हमारा, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो एल्डोल संघनन जो आपका नहीं देता है वो आपका मेथेनल नहीं देता है, जबकि एथेनल और प्रोपेनल ये सभी आपका एल्डोल संघनन देता है, जबकि मेथेनल आपका नहीं देता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेथेनल। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया आप लोग अमोनिया से कराइएगा तो आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा आपका हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो ईस्टर का जो क्रियाशील मूलक होगा वो होगा आपका COOR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में जो अंतर करते हैं वो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। कहते हैं यानी कि इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो इस रिएक्शन को जो हम लोग कहते हैं उसे हंस-डिकर अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका वो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्क का सौंदर्यन जो है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, यानी कि सल्फाइड अयस्क का जो सौंदर्यन है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, यानी कि निष्कर्षण नहीं किया जाता है? तो आपका लोहा जो है इसका विद्युत विच्छेदन क्रिया जो है वो आपका, यानी कि लोहा जो है उसका हम लोग निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम इन सभी का हम लोग निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो हूप की विधि के द्वारा जो धातु का जो शोधन किया जाता है वो धातु जो आपका एल्यूमिनियम होता है, यानी कि एल्यूमिनियम को जो है हम लोग शोधन करते हैं वो हूप की विधि के द्वारा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम जो है वो आपका सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो एक ऑक्सी अम्ल जो बनाता है वो आपका F2 होता है, यानी कि F2 जो है वो आपका एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी आपका 0 के बराबर, यानी कि इसमें जो S8 में जो सल्फर का जो ऑक्सीकरण
संख्या है वो आपका 0 है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे कम जो वाष्पशील होगा वो आपका H2O होगा, जबकि H2S, H2TE, H2SE ये सभी आपका सबसे ज़्यादा इन सभी का ज़्यादा वाष्पशील होता है, जबकि H2O का वाष्पशील इनमें से कम है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 हमारा, सभी लिगेंड होते हैं। तो सभी लिगेंड जो होता है वो आपका लेविस भस्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है मेरे पास प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय जो होगा वो आपका NiCl4 ये आपका जो है अनुचुंबकीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? तो इनमें से जो जैव अणु है वो आपका, तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 हमारा, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख। हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वह आपका इनमें से कौन है? तो वो जो आपका होगा वो होगा आपका MnO4-, यानी कि इनमें से ये जो आपके पास दिया हुआ है MnO4, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 है हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो अग्निशामक में जो है आपका जिस यौगिक का उपयोग होता है वो आपका CCl4 होता है, यानी कि CCl4 का उपयोग हम लोग अग्निशामक में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर एल्किन देता है, यानी कि जब आप मोनोहेलोजन को व्युत्पन्न एल्कोहलिक क्रिया कराएगा तो वो आपका जो है एल्केन देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 होता है आपका PbR3 का, यानी कि PbR3 का उपयोग जो हम लोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है जब, यानी X+Cl2 को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इनमें से आपका कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो आपका इस रिएक्शन के बाद आपका प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो आपका देता है वो आपका CH3 2CHOH जो है ये आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो मेथिल अल्कोहल जो बड़े पैमाने पर बनाया जाता है वो आपका पायरोलिग्नियस। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो सर्वाधिक अम्लीय जो होगा वो आपका M क्लोरोफिनॉल जो होता है इसमें सबसे अधिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब आप उत्प्रेरक निर्जलीकरण कीजिएगा तो आपका जो प्राप्त होगा वो होगा आपका एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर, तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों मैं बता दूं, यदि तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का 2009 से लेकर को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें।